दोस्तों, जरा सोचिए, अगर करोड़ों रुपए का मालिक खुद जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाना चाहे जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? और अगर उसी फ्लॉप फिल्म की शूटिंग करते करते पूरी टीम असली डाकुओं के बीच फंस जाए, जहां हर पल मौत सामने खड़ी हो, तब क्या होगा? आज की कहानी है वेलकम टू जंगल की, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और रोमांच का ऐसा तड़का है कि हर अगला मोड़ आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है देश के मशहूर उद्योगपति वालिया से। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त और देश के वित्त मंत्री से होती है। बातचीत के दौरान मंत्री उसे एक चौंकाने वाली खबर देते हैं। वह बताते हैं कि आयकर विभाग की नजर अब उसकी संपत्ति पर पड़ चुकी है। अगर सरकार बदल गई तो सबसे पहले छापा उसी के घर पड़ेगा। अपनी दौलत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इतना बड़ा नुकसान दिखाओ कि कोई शक ही न करे। वालिया पहले तो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर दोनों एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। फैसला होता है कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाएगी जो इतनी खराब हो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो जाए। जितना बड़ा बजट होगा, उतना बड़ा नुकसान दिखाया जा सकेगा और करोड़ों रुपए सुरक्षित बच जाएंगे। यही सोचकर वालिया तुरंत फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। अब सवाल था कि इतनी खराब फिल्म कौन बनाएगा। इसके लिए बुलाया जाता है मशहूर लेकिन लगातार असफल निर्देशक देवदास को। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में बनाई थीं, लेकिन एक भी फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। उनकी हर फिल्म बुरी तरह असफल साबित हुई थी। यही वजह थी कि वालिया को पूरा भरोसा था कि अगर ये फिल्म देवदास बनाएंगे तो फ्लॉप होना तय है। देवदास अपने साथ अपनी पूरी टीम भी लेकर आते हैं। उनका कैमरामैन ननसुख भी किसी अजीब किरदार से कम नहीं था। उसकी आंखों की हालत ऐसी थी कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वह कैमरा कैसे संभालता होगा। लेकिन देवदास पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि यही उनकी सबसे भरोसेमंद टीम है। ये सब देखकर वालिया और भी निश्चिंत हो जाता है कि अब उसका प्लान जरूर सफल होगा। अब बारी आती है फिल्म के हीरो की। देवदास बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा अभिनेता है जिसका नाम राजीव है। कभी वह इंडस्ट्री का बड़ा स्टार हुआ करता था, लेकिन अब उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। बड़ी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था और गुजारा करने के लिए वह छोटी मोटी फिल्मों में अभिनय कर रहा था। जब देवदास उससे मिलने पहुंचते हैं, तब राजीव एक बेहद कम बजट की फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ मामूली पैसे मिलते हैं। देवदास उसे अपनी नई फिल्म का प्रस्ताव देते हैं। मजेदार बात यह होती है कि राजीव बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जब देवदास कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो राजीव आराम से आंखें बंद कर लेता है। सबको लगता है कि वह सो गया है, लेकिन उसका असिस्टेंट बड़ी गंभीरता से कहता है कि वह सो नहीं रहा, बल्कि कहानी को महसूस कर रहा है। अब बात होती है फिल्म की फीस की। देवदास पूछते हैं कि वह कितना पैसा लेगा। राजीव सिर्फ 50 कहता है। उसके मन में 50,000 की रकम थी। लेकिन वालिया की बेटी जेनी समझती है कि वह 50 करोड़ मांग रहा है। वह तुरंत हामी भर देती है। राजीव और उसका असिस्टेंट एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि बिना मोल भाव के इतनी बड़ी रकम मिल रही है। यहीं लालच थोड़ा और बढ़ जाता है। राजीव कहता है कि उसे आधे पैसे फिल्म शुरू होने से पहले और बाकी फिल्म खत्म होने के बाद चाहिए। लेकिन जेनी इससे भी आगे निकल जाती है। वह कहती है कि अगर फिल्म समय पर पूरी हुई तो उसे कुल 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर राजीव खुशी से फूला नहीं समाता और बिना एक भी सवाल पूछे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। उधर देवदास की अपनी एक अलग मुसीबत चल रही थी। उसने कुछ समय पहले एक खतरनाक डॉन रोमियो से पैसे उधार लिए थे। अब रोमियो अपने लोगों के साथ उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। देवदास को लगता है कि आज उसकी खैर नहीं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रोमियो और उसका भाई अन्ना फिल्मों में काम करने का सपना देखते हैं। दोनों चाहते हैं कि लोग उन्हें गैंगस्टर नहीं बल्कि बड़े कलाकार के रूप में पहचानें।
देवदास तुरंत उन्हें फिल्म में रोल देने का वादा कर देता है। बदले में रोमियो उसका सारा कर्ज माफ कर देता है। हालांकि देवदास एक शर्त रखता है, फिल्म की टीम को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वे दोनों असली डॉन हैं, वरना पूरी यूनिट डरकर भाग जाएगी। रोमियो और अन्ना इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं से इस फिल्म की सबसे अजीब और मजेदार टीम तैयार होने लगती है। इसके बाद फिल्म की भव्य लॉन्चिंग रखी जाती है। वालिया इस कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है ताकि बाहर से सब कुछ बहुत बड़ा और शानदार दिखाई दे। यहीं पूरी स्टार कास्ट पहली बार एक दूसरे से मिलती है, लेकिन शुरुआत से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। राजीव को बताया जाता है कि रोमियो और अन्ना सिर्फ साइड एक्टर हैं, जबकि रोमियो और अन्ना को यही बताया जाता है कि राजीव भी साइड रोल कर रहा है। नतीजा ये होता है कि तीनों खुद को फिल्म का सबसे बड़ा हीरो समझने लगते हैं। इसी दौरान वालिया अपनी बेटी जेनी को फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला करता है। देवदास को पहले तो झटका लगता है, लेकिन वह जानता था कि अगर जेनी हीरोइन बनेगी तो फिल्म फ्लॉप होने की संभावना और बढ़ जाएगी। इसी बीच एक और एंट्री होती है, नादिया की। जैसे ही राजीव उसे देखता है, उसके पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अब फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले पूरी टीम को एक खास ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है, क्योंकि कहानी सेना पर आधारित थी। यहां उनकी मुलाकात होती है तेजा से, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थी। तेजा बेहद अनुशासित और सख्त स्वभाव की थी। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं था। जो गलती करता उसे तुरंत सजा मिलती। कलाकार सोच रहे थे कि उन्हें सिर्फ अभिनय सीखना होगा, लेकिन तेजा ने उन्हें असली सैनिकों जैसी कठिन ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। सुबह दौड़, पहाड़ चढ़ना, हथियार संभालना, बाधाएं पार करना और घंटों तक अभ्यास, हर दिन उनकी परीक्षा ली जाती थी। शुरुआत में सभी शिकायत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन गए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आखिरकार शूटिंग शुरू होती है। पहले ही दिन राजीव अपने शानदार एक्शन और डायलॉग से सबका ध्यान खींच लेता है। कैमरा जैसे ही उसकी तरफ घूमता, वह पूरी जान लगाकर अभिनय करता। उसे लगता था कि जितने ज्यादा सीन मिलेंगे, उतनी जल्दी उसका करियर फिर से चमक उठेगा। लेकिन ये बात अन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे भी हर सीन में खुद को दिखाना था। जब राजीव हेलीकॉप्टर से जुड़ा खतरनाक स्टंट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो अन्ना भी वही स्टंट करने की जिद पकड़ लेता है। जैसे ही उसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाया जाता है, ऊंचाई देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है और तुरंत नीचे उतारने की विनती करता है। पूरी यूनिट उसकी हरकत देखकर हंसने लगती है। इसी दौरान स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि फिल्म के बीच में हीरो की मौत हो जाएगी। जैसे ही राजीव को यह बात पता चलती है, वह साफ इनकार कर देता है। शूटिंग के दौरान राजीव पर गोलियां चलती हैं, बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वह बच निकलता है। पूरी यूनिट हैरान रह जाती है कि ये हीरो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर वालिया अपने ऑफिस में बैठकर रोज फिल्म का खर्चा देख रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि जितना पैसा खर्च होगा, उतना बड़ा नुकसान दिखाया जा सकेगा। लेकिन तभी अचानक आयकर विभाग उसके घर और ऑफिस पर छापा मार देता है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली जाती है और कुछ ही घंटों में उसकी आर्थिक हालत पूरी तरह बदल जाती है। अब वही आदमी जो फिल्म फ्लॉप कराना चाहता था, अचानक चाहता है कि फिल्म सुपरहिट हो जाए ताकि उसका डूबा हुआ पैसा वापस आ सके। वालिया तुरंत अपने मैनेजर दुबे को फोन करता है और कहता है कि अब फिल्म पर एक भी दिन ज्यादा खर्च नहीं होगा। किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर शूटिंग खत्म करनी होगी। दुबे ये खबर देवदास तक पहुंचाता है। ये सुनते ही देवदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिल्म का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा शूट हुआ था, जबकि अभी लगभग पूरी कहानी बाकी थी। इतने कम समय में फिल्म पूरी करना नामुमकिन लग रहा था। जब पूरी यूनिट को यह बात बताई जाती है, तो वहां अफरा तफरी मच जाती है। हर कलाकार चाहता था कि उसके ज्यादा से ज्यादा सीन रहें, लेकिन अब सबको समझौता करना पड़ने वाला था। पहले बहस होती है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। मामला हाथापाई तक पहुंचने वाला था।
लेकिन देवदास सबको शांत करते हुए कहता है कि अगर फिल्म पूरी नहीं हुई तो किसी को भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। करोड़ों की फीस का नाम सुनते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। देवदास फिर एक नया प्लान बनाता है। वह कहता है कि अब स्टूडियो में शूटिंग नहीं होगी, पूरी फिल्म एक असली गांव में शूट की जाएगी, जहां प्राकृतिक लोकेशन भी मिलेगी और समय भी बचेगा। तभी लोकेशन एक्सपर्ट डोमिनिक एक गांव का नाम सुझाता है, आजादगंज। लेकिन वह साथ ही चेतावनी भी देता है कि यह गांव भारत-पाकिस्तान सीमा के पास है और वहां अक्सर खूंखार डाकू हमला करते रहते हैं। पूरी टीम पहले तो डर जाती है, लेकिन समय कम होने की वजह से कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। आखिरकार सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर आजादगंज की ओर रवाना हो जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आजादगंज एक छोटा सा गांव था जो भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास बसा हुआ था। कागजों में यह गांव भारत का हिस्सा जरूर था, लेकिन असलियत में वहां का राज्य एक खूंखार डाकू जकारा चलाता था। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि गांव का कोई भी आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी उसका मन होता, वह अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ गांव में घुस आता, लोगों से अनाज, पैसे और कीमती सामान लूट लेता और विरोध करने वालों को बेरहमी से सजा देता। गांव में 2 ऐसे लोग भी थे जो लालच में आकर जकारा के लिए जासूसी करते थे। उनका काम गांव की हर छोटी बड़ी खबर जकारा तक पहुंचाना था। इसी वजह से डाकू हमेशा गांव वालों से एक कदम आगे रहते थे। इसी गांव में जोया नाम की एक बहादुर महिला रहती थी। कई साल पहले डाकुओं ने उसके पति की हत्या कर दी थी। तब से वह अपनी छोटी बेटी उर्फी के साथ अकेली जिंदगी बिता रही थी। उर्फी बचपन से बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां जैसा ही साहस था। उधर फिल्म की टीम हेलीकॉप्टर से आजादगंज पहुंच जाती है। जैसे ही वे गांव में उतरते हैं, उन्हें वहां का माहौल बिल्कुल अलग महसूस होता है। चारों तरफ डरे हुए लोग, टूटी हुई झोपड़ियां और चेहरों पर फैली मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कलाकारों को लगता है कि यह सब फिल्म के लिए तैयार किया गया सेट है और गांव वाले भी कलाकार ही हैं जो अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात उन्हीं 2 गद्दारों से होती है। डर के मारे वे दोनों फिल्म की टीम के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब वे डाकुओं का साथ छोड़ना चाहते हैं। टीम को लगता है कि यह भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इसलिए वे बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातें सुनते रहते हैं। वे जकारा के बारे में इतनी गंभीर बातें बताते हैं कि कलाकारों को यकीन हो जाता है कि यही फिल्म का मुख्य विलेन होगा। इसके बाद पूरी यूनिट गांव वालों से मिलती है। हर कोई अपने दुख और तकलीफें सुनाता है, लेकिन राजीव और बाकी कलाकार इसे भी शानदार अभिनय समझते हैं। उन्हें लगता है कि गांव वाले अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। राजीव तो कैमरे के सामने खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग बोलने लगता है कि वे इस गांव को हर हाल में बचाएगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर सचमुच उम्मीद बांध लेते हैं, जबकि राजीव सिर्फ अभिनय कर रहा होता है। यही बात कहानी को मजेदार भी बनाती है और भावुक भी। जोया भी राजीव के पास आती है और कहती है कि 20 साल से गांव वाले जकारा के अत्याचार सह रहे हैं। न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सच में उनकी मदद कर सके। राजीव को लगता है कि वह बहुत शानदार एक्टिंग कर रही है। यहां तक कि नादिया भी उसकी तारीफ करने लगती है और मजाक में कहती है कि अगर गांव वालों की एक्टिंग ऐसी रही तो फिल्म के असली कलाकारों को कोई याद भी नहीं रखेगा। देवदास जल्दी से जल्दी फिल्म खत्म करना चाहता था, इसलिए वह तय करता है कि अब सीधे क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा। उसकी योजना थी कि कुछ लोगों को विलेन बनाकर उनके साथ फाइट सीन शूट कर लिया जाए और फिल्म पूरी कर दी जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय जकारा के 4 असली गुंडे गांव में पहुंच जाते हैं। फिल्म की टीम उन्हें देखकर खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि देवदास ने कमाल कर दिया और असली जैसे दिखने वाले कलाकार बुला लिए। बिना कुछ पूछे पूरी टीम उन चारों पर टूट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह पीट देती है। बेचारे गुंडे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और सीधे जकारा के पास पहुंच जाते हैं।
वहां जाकर वे बताते हैं कि गांव में कुछ पागल लोग आए हैं जिन्होंने बिना वजह उनकी हालत खराब कर दी। ये खबर सुनते ही जकारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने सैकड़ों हथियारबंद आदमियों को इकट्ठा करता है और फैसला करता है कि इस बार गांव वालों को ऐसी सजा देगा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इधर फिल्म की टीम बेखबर होकर अगले सीन की तैयारी कर रही थी। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि सब कुछ शूटिंग का हिस्सा है, लेकिन कुछ ही देर बाद दूर से धूल का गुबार उठता दिखाई देता है। घोड़ों और गाड़ियों पर सवार सैकड़ों हथियारबंद डाकू गांव की तरफ बढ़ रहे थे। पहले तो कलाकारों को लगा कि यह भी फिल्म का हिस्सा है। देवदास सबसे पहले पूरी टीम को इकट्ठा करता है और घबराकर सच्चाई बताता है कि जिन लोगों को वे अब तक फिल्म के कलाकार समझ रहे थे, वे असल में खूंखार डाकू हैं। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर पहले तक जो लोग कैमरे के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि राजीव को अभी भी पूरी सच्चाई पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद देवदास फिल्म को और रियल बनाने के लिए ऐसा मजाक कर रहा है। इसी बीच जकारा अपने सैकड़ों हथियारबंद आदमियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। उसकी एंट्री इतनी खतरनाक होती है कि पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन राजीव हमेशा की तरह कैमरे के सामने खड़ा होकर बड़े बड़े डायलॉग बोलने लगता है। जकारा कुछ पल तक उसे हैरानी से देखता रहता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन तभी जकारा अपने आदमी को गोली मारने का आदेश देता है। गोली की आवाज सुनते ही राजीव को पहली बार एहसास होता है कि यह कोई शूटिंग नहीं बल्कि असली हमला है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और बाकी कलाकार भी बुरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर यहां से नहीं निकले तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अपनी जान बचाने के लिए पूरी टीम जकारा को खुश करने की कोशिश करती है। कोई मजाक करता है, कोई डायलॉग बोलता है, तो कोई डांस करने लगता है। यहां तक कि राजीव, जेनी और नादिया भी उसके सामने नाचने लगते हैं ताकि किसी तरह उनका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन जकारा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए ये सब सिर्फ तमाशा था। तभी जोया आगे आती है। वह जकारा से कहती है कि अगर वह गांव वालों और इन बेगुनाह लोगों की जान छोड़ दे तो वह खुद उसके साथ चलने के लिए तैयार है। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। जकारा मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेता है और कहता है कि शाम तक वह वापस आएगा और जोया को अपने साथ ले जाएगा। बदले में बाकी सभी लोगों की जान बख्श देगा। इतना कहकर वह अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। जकारा के जाते ही पूरी टीम हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाएं या फिर गांव वालों की मदद करें। राजीव साफ कहता है कि वे कलाकार हैं, सैनिक नहीं। अगर यहीं रुक गए तो मारे जाएंगे। लेकिन अन्ना और रोमियो कहते हैं कि जोया ने उनकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। ऐसे में उसे और पूरे गांव को छोड़कर भागना कायरता होगी। यहीं पूरी टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ राजीव था जो अपनी जान बचाना चाहता था और दूसरी तरफ अन्ना, रोमियो और उनके साथी जो गांव वालों के लिए लड़ने को तैयार थे। इसी दौरान जोया अपनी बेटी उर्फी को राजीव के हवाले कर देती है। वह भावुक होकर कहती है कि अगर वो वापस ना आए तो उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पहुंचा देना। राजीव मजबूरी में उर्फी को लेकर गांव से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अचानक एक चमत्कार होता है। बचपन से बोल नहीं पाने वाली उर्फी पहली बार जोर से अपनी मां को पुकारती है। उसकी आवाज सुनते ही राजीव रुक जाता है। उस मासूम बच्ची की आंखों में अपनी मां के लिए तड़प देखकर उसका दिल बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह आज भाग गया तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाएगा। उधर गांव में अन्ना और उसके साथी जकारा के गुंडों से भिड़ चुके थे। शुरुआत में वे पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे हालात उनके खिलाफ होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी दूर से राजीव वापस आता दिखाई देता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सच्चे हीरो का आत्मविश्वास था।
उसके साथ पूरी टीम भी लौट आती है। अब सभी कलाकार पहली बार अभिनय नहीं बल्कि सचमुच गांव वालों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे दमदार एक्शन शुरू होता है, जहां नकली हीरो धीरे धीरे असली हीरो बन जाते हैं। आगे की कहानी में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली जंग बन चुकी थी। राजीव और उसके साथी अपनी जान की परवाह के बिना गांव वालों के साथ मिलकर डाकुओं का सामना करने लगते हैं। उनकी ट्रेनिंग अब पहली बार काम आने लगी थी। तेजा ने जो अनुशासन और लड़ने की कला सिखाई थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक एक करके जकारा के कई गुंडे जमीन पर गिरने लगे। गांव वालों का भी डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और वे भी हिम्मत जुटाकर इस लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन जकारा के पास अभी भी बहुत बड़ी फौज थी। कुछ देर बाद उसके और भी हथियारबंद लोग गांव में पहुंच जाते हैं। हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी बताता है कि उसे जकारा के गुप्त गोदाम का रास्ता पता है, जहां भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छिपाकर रखा गया है। ये सुनते ही राजीव, अन्ना, रोमियो और बाकी साथी तुरंत उस गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं। गोदाम के अंदर पहुंचकर उन्हें एक ऐसा राज पता चलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां कई भारतीय सैनिक कैद थे जिन्हें लगभग 15 साल पहले पकड़ लिया गया था। उन्हीं सैनिकों के बीच राजीव की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसके लापता पिता विश्वजीत कोहली थे। राजीव को बचपन से यही बताया गया था कि उसके पिता देश की सेवा करते हुए कहीं गायब हो गए थे, लेकिन आज इतने सालों बाद वे उसके सामने खड़े थे। हालांकि दुश्मनों की यातनाओं की वजह से उनकी आवाज बदल चुकी थी और वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। विश्वजीत समय बर्बाद नहीं करते। वे तुरंत सेना के अधिकारियों से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि आजादगंज पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सेना फैसला करती है कि 20 मिनट बाद पूरे इलाके पर एयर स्ट्राइक की जाएगी, लेकिन उससे पहले गांव के हर आदमी, औरत और बच्चे को सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचाना जरूरी था। अगर कोई पीछे रह गया तो वह भी इस हमले की चपेट में आ जाएगा। ठीक उसी समय सेना की एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों में जकारा का पूरा अड्डा तबाह हो जाता है। कुछ देर तक सभी को लगता है कि शायद विश्वजीत उस विस्फोट में शहीद हो गए हैं। राजीव अपने पिता को खोने के दुख में टूट जाता है, लेकिन तभी पीछे से विश्वजीत मुस्कुराते हुए उसके सामने आ जाते हैं। पिता को सुरक्षित देखकर राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सालों बाद बिछड़ा परिवार फिर से एक हो जाता है। आखिर में सेना गांव वालों को सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। आजादगंज हमेशा के लिए डाकुओं के आतंक से मुक्त हो जाता है। राजीव और उसके साथी, जो यहां सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग करने आए थे, अनजाने में असली हीरो बन जाते हैं और सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचा लेते हैं। यहीं पर फिल्म एक मजेदार और भावुक अंदाज में खत्म होती है, ये संदेश देते हुए कि कभी-कभी इंसान अभिनय करते करते सच में हीरो बन जाता है। अगर आपको वेलकम टू द जंगल की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगली किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ,